नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ लेट वीडियो आ रहा है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। बहुत लोगों ने कमेंट किए, मैंने कमेंट भी रीड किए। आई एम रियली रियली सॉरी कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं उतना मैंने कोशिश की बट मैं डाल नहीं पाया। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जो एमएसएमई का लेक्चर 7 है, यूनिट 7, दैट इज एमएसएमई रिहैबिलिटेशन। और हम अपने जो लेक्चर्स दो बचे हुए थे, मोस्टली मैंने वीडियो सारे डाल दिए थे, सिर्फ दो लेक्चर्स बचे हुए थे, दैट इज लेक्चर 7 एंड 8। दो यूनिट्स बची हुई थी। मेन आपकी यूनिट्स 6 तक हैं, जो 7 और 8 यूनिट है इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट अदरवाइज वी हैव टू कवर ऑल। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यूनिट का नाम है एमएसएमई रिहैबिलिटेशन। इसमें हम क्या कवर करेंगे, जो टॉपिक्स हैं और कुछ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। सिकनेस, एमएसएमई यूनिट की सिकनेस कैसे, उसको उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वार्निंग सिग्नल क्या है, डायग्नोसिस क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ओके। एंड रिहैबिलिटेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, होल्डिंग ऑन ऑपरेशन, एनपीए मैनेजमेंट, रिकवरी ऑप्शन, लीगल एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटाइजेशन एंड एग्जिट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है सिकनेस। उसके क्या सिम्टम्स हैं, वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे करना है और क्या क्या प्रिस्क्रिप्शंस लेने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं सिकनेस के। तो कोई भी एमएसएमई यूनिट्स फ्रेंड्स सिक कब बोला जाएगा, जब उसको लगातार फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, यानी परसिस्टेंस फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। फेल्स टू रीपे लोन्स और जनरेट इंटरनल सरप्लस, मतलब अपने लोन्स को पे नहीं कर पा रहा है और इंटरनल सरप्लस को भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, अपने एम्प्लॉय को सैलरीज भी नहीं पे कर पा रहा है, टैक्सेस भी नहीं पे कर पा रहा है और क्रेडिटर्स को भी अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे सिम्टम्स हैं सिकनेस के। आगे मूव करते हैं। अब टाइपिकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे सेल्स और प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन हो रहा है उसके। जैसे एक फर्नीचर मैन्युफैक्चर था, ठीक है, उसका जो सेल्स था उसने उसमें लगभग 50% का फॉल देखा 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में। तो इसका मतलब क्या है, ये सिक होने का एक साइन है। लॉस हो रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, डिले हो रहा है उसका पेमेंट में, जो भी स्टेचुटरी ड्यूज है, स्टेचुटरी ड्यूज मतलब जीएसटी का पेमेंट हो गया है ना, ईएसआई पेमेंट हो गया, पीएफ पेमेंट हो गया, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली जो भी उसके चेक्स हैं वो बाउंस हो रहे हैं, ठीक है। अनपेड क्रेडिटर माउंट हो रहा है और जो बैंक का ओवरड्राफ्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो भी इन्वेंट्री उसके पास है, सेल्स नहीं हो रही तो वो क्या हो रही है, पाइल अप हो रही है और जो भी स्टॉक है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, टाइपिकल सिम्टम्स हो गए हमारे एमएसएमई की सिकनेस के। अब बात करते हैं वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या है। तो वार्निंग सिग्नल्स फ्रेंड्स ये होते हैं कि सिक कब होने वाली है उसके पहले ही कुछ वार्निंग सिग्नल्स जो है वो इंस्टीट्यूशन पता करते हैं। कई 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 बैंक्स में ईडब्ल्यूएस के नाम से भी जानते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ना। उसके अंतर्गत कई सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें अगर कहीं भी सिकनेस का साइन आ रहा है तो बैंक उस चीज को मॉनिटर करता है। तो जैसे कि क्या-क्या सिग्नल्स हो गए, उनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, सेल्स मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है, चेक भी उनके रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। डेब्टर डेज जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग कभी स्टॉक मार्केट को आपने अध्ययन किया होगा उसका, तो जब भी आप किसी स्टॉक के पोर्टफोलियो को देखते हैं तो वहां पे डेब्टर डेज मेंशन होता है। मतलब कि जब भी जो भी पैसा है वो कितने दिन में पेमेंट हो रहा है। तो वो अगर बढ़ रहा है ना, बैड डेब्ट भी बढ़ रही हैं, डिले इन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा स्टेटमेंट, इन सब के सबमिशन में भी डिले है, तो ये सारे क्या है, वार्निंग सिग्नल है। जैसे कि कोई बोरोवर है, वो अपना स्टॉक स्टेटमेंट जब उसको सबमिट करना था उस समय ना सबमिट करके वो 3 महीने बाद उसको सबमिट कर रहा है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो फ्रेंड डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ एग्जामिनेशन के थ्रू हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उसके पीएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के कैश फ्लो का ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करने का। अगर हम उसको उसका ऑपरेशनल स्टेटस पता करना है तो मशीनरी का कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड क्या है, फिर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी अगर पता करनी है तो उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड अपने हिसाब से ही डिसीजन ले रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है मेंबर्स के बीच में। फिर बैंक कंडक्ट, मतलब ईएमआई रेगुलरिटी एंड एक्सेस बोरोइंग्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है, आपका इंडस्ट्री का स्लो डाउन हो गया है ना, रॉ मटेरियल में प्राइस हाइक हो गया, ठीक। ये सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी।
अब फ्रेंड बात करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या होनी चाहिए, है ना, क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं ताकि सिकनेस से प्रिवेंट किया जा सके। तो अगर उनकी बात करें तो रीअसेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट, अभी जो यानी जो भी वर्किंग कैपिटल लिमिट है उसको रीअसेस करना, कॉस्ट कटिंग मेजर्स, रिड्यूस ओवरहेड्स, ठीक है, चेंज इन बिजनेस स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, अगर ये भी उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी में कुछ चेंज है, मैनेजमेंट में कुछ चेंज है ना, उन सारी चीजों को प्रॉपरली मेजर करना। फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ इक्विटी अनसिक्योर्ड लोन बाय प्रमोटर, तो मतलब अगर कोई भी फ्रेश इन्फ्यूजन हो रहा है कंपनी में, है ना, इक्विटी का बाय प्रमोटर या अनसिक्योर्ड लोन लिया है प्रमोटर्स ने, ये सारी चीजों को भी मेजर करना, क्योंकि भाई अगर फ्रेश इक्विटी का इन्फ्यूजन हो रहा है तो दो कारणों से ही हो सकता है, या तो वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे होंगे, या फिर वो बुरी हालात में है कंपनी, तो प्रमोटर को कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ा। फिर रिशेड्यूलिंग ऑफ बैंक लोन अगर हो रहा है, ठीक है, और क्या है, रिशेड्यूलिंग बैंक लोन करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मार्केटिंग इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि जो एमएसएमई है वो पुराने ट्रेडिशनल वे से ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता जा रहा है, उसकी कॉस्ट कमी नहीं हो रही है, और नई टेक्नोलॉजी ला नहीं रहे, नई इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ला के पुरानी इंडस्ट्री को जो है वो खत्म कर दे रही है। तो इन चीजों को भी देखना है ना, ताकि सिकनेस ना आए, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो सजेस्ट करना ना, लाइक दिस। ये सारी चीजें जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स में आती है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन। तो जैसे एक टेक्सटाइल की एमएसएमई इंडस्ट्री है, वो नई वेविंग मशीन लाई, डिजिटल मार्केटिंग को भी उसने अडॉप्ट किया और कॉस्ट एफिशिएंसी एंड सेल को बढ़ा दिया। मतलब अब डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कोई भी है कंपनी, वो पहले ट्रेडिशनल वे से काम कर रही थी, फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई, अमेजॉन फ्लिपकार्ट हो गया ना, आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटली प्रोवाइड करते हैं, सेल्स करते हैं प्रोडक्ट्स को, उन पे जाके लिस्ट किया। तो ये सारे क्या है, ये मेजर्स हैं, करेक्टिव मेजर्स, ताकि उनकी जो भी सिकनेस की तरफ जा रही है यूनिट, वो उधर ना जा पाए और उनको एक अच्छा मार्केट मिले कैप्चर करने को। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। रिहैबिलिटेशन, रिस्ट्रक्चरिंग और होल्डिंग ऑफ ऑपरेशन भी टाइम टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। अब रिहैबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई की बात करें तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो भी सिक यूनिट्स हैं उनको एक एक प्रॉपर प्लान के थ्रू, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के थ्रू उनको वापस से रिवाइव करना, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले रूट को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार ये जो सिक यूनिट है, आखिर कारण क्या है इसके सिक होने का। वायबिलिटी की स्टडी करते हैं कि अगर इसको हम रिवाइव करेंगे तो उसकी वायबिलिटी क्या है। रिएवैल्यूएशन पैकेज को भी प्रिपेयर किया जाता है कि भाई इसको रिवाइव करने में इतना कॉस्ट आएगा। फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ डिस्कशन होता है, बैंक, प्रमोटर, सप्लायर, ठीक है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन सक्सेसफुल होता है। जैसे कि एक एमएसएमई यूनिट है जिसको 20 लाख का लॉस हुआ और उसको 5 लाख प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के थ्रू उसको रिवाइव किया गया, और 2 साल का इंटरेस्ट वेवर भी उसको दिया गया कि भाई ठीक है, तुमने जो लोन लिया उसमें 2 साल तक इंटरेस्ट आपको वेव किया जाता है। तो ये सारे रिवाइवल प्लान है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड रीस्ट्रक्चरिंग की। तो रीस्ट्रक्चरिंग की का काम क्या होता है कि जो भी लोन्स हैं, स्टैंडर्ड हैं या एसएमए अकाउंट्स हैं, आरबीआई नॉर्म के तहत, उनको टाइम टाइम पे जैसे ही वो एनपीए के आसपास आए तो उनको प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है, ताकि वो बैड डेप्थ में कन्वर्ट ना हो सके। जैसे रिशेड्यूलिंग ऑफ लोन रिपेमेंट, मोरेटोरियम जो भी होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, वो दिया जाता है ना, और फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 2 लाख का एक एग्जांपल दिया है कि अनपेड इंटरेस्ट था, उसको पे करने के लिए एक न्यू लोन दिया गया जो कि आपको 2 साल के अंदर पे करना है। फिर WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी प्रोडक्ट लाइन है उसको वापस से रिवाइव किया जा सके, और जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, उसमें भी हो सकता है कि थोड़ी कमी कर दी जाए, रिड्यूस कर दिया जाए उसको। तो ये सारे रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स होते हैं। अब बात आती है होल्डिंग ऑन ऑपरेशन क्या होता है। अब होल्डिंग ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो जो टेम्परेरी एक्सेस होता है फंड का, ठीक है, उसको क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कंटिन्यू रखा जाता है, ठीक है, जब तक कि मतलब जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग जब होनी है उसके अप्रूव होने से पहले, क्योंकि अप्रूवल में रिस्ट्रक्चरिंग में टाइम लगेगा, तो उस बीच का जो पीरियड होता है, उस बीच के पीरियड में टेम्पररी एक्सेस दिया जाता है फंड का उस बिजनेस को, उस पीरियड को बोलते हैं होल्डिंग ऑन
ऑपरेशंस, जैसे एक फूड प्रोसेसर एमएसएमई है, उसको 1.5 लाख का ओडी दिया गया 30 डेज के लिए, ताकि वो जो भी उसके पावर बिल्स हैं और जो भी उसको ऑपरेशन में कंटिन्यू करने के लिए चीजों की जरूरत है, भाई सैलरी पे करना है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा कि बताया पे करना है, बहुत सारे बिल्स होते हैं पे करना है, तो उसको पे करे जब तक कि उसका रिस्ट्रक्चर प्लान अप्रूव नहीं हो जाता, तो इसको बोलते हैं होल्डिंग ऑन ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि जो भी बिजनेस है वो चलता रहे, उसमें डिसरप्शन ना आए। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है वर्कआउट स्ट्रेटजी की। तो लॉन्ग टर्म रिवाइवल प्लान अगर वर्कआउट करना होता है, बैंक और बोरोवर के बीच में एक म्यूचुअल कमिटमेंट होता है कि भाई एक लॉन्ग टर्म रिवाइवल प्लान हम बनाते हैं, जिसके थ्रू हम ये जो यूनिट है सिक इसको रिवाइव करेंगे। उसमें प्रॉपर जो है वो टाइमलाइन मेंशन होती है रिस्ट्रक्चरिंग की, प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है उसमें, ठीक है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस रिव्यू, प्रमोटर अकाउंटेबिलिटी, इन सब की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है कि भाई प्रमोटर जो भी होंगे उनकी ये अकाउंटेबिलिटी होगी, कॉस्ट का ऐसे ऑप्टिमाइजेशन होगा, इतने इतने टाइम पे बिजनेस का रिव्यू होगा। ये सारी चीजें वर्कआउट स्ट्रेटजी में आती हैं, जो कि म्यूचुअल कमिटमेंट होता है बैंक और जो भी बोरोवर होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जो ऑटो पार्ट के एमएसएमई है, वो नॉन कोर एसेट जो है वो सेल करते हैं, उनको रिस्ट्रक्चर लोन दिया जाता है, एक नई प्रोडक्ट लाइन जो है वो स्टार्ट की जाती है। अब बात करते हैं एनपीए की, ठीक है। एनपीए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है एमएसएमई में? एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कोई भी जो एसेट होता है वो एनपीए कब होता है? जब वो 90 डेज तक ओवरड्यू है। 90 डेज जैसे ही क्रॉस करेगा, उसका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल वो क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ओडी और सीसी अकाउंट की बात करें तो उसी एनपीओ को बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गया अकाउंट, अगर 90 दिन से ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कोई एमएसएमई है, उसका 15,000 ईएमआई जाता था और वो 3 मंथ तक वो ईएमआई पे नहीं कर पाया, तो वो क्या हो गया? अकाउंट एनपीए। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, एसेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिनको हम अर्निंग वार्निंग सिग्नल में लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अर्निंग वार्निंग सिग्नल होता है एसएमए के केस में, बट मैंने इसमें आपका कवर कर दिया है डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट को भी, ठीक है, फॉर योर नॉलेज पर्पज। तो एसएमए 0 कब होता है? जब ओवरड्यू रहता है 1 से 30 डेज के लिए, ठीक है। तो इसमें क्लोज मॉनिटरिंग होती है और चेक अर्ली स्ट्रेस साइंस। फिर एसएमए 1 कब होता है? 31 से 60 डेज अगर ओवरड्यू है। अभी भी क्या होगा? स्टैंडर्ड आपका एसेट वो स्टैंडर्ड ही रहेगा। इसमें बोरोवर से डिस्कशन करना है ना, बैंक का एक्शन क्या क्या करना है और करेक्टिव जो भी स्टेप्स है वो लेने हैं। अब बात आती है इस समय 2 की। तो ये होता है सबसे क्रूशियल पीरियड 61 से 90 डेज, अगर ओवरड्यू है तो तब भी स्टैंडर्ड ही रहेगा वो अकाउंट 90 डेज तक। और यहाँ पे फाइनल अलर्ट होना होता है, प्रेप रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाना होता है और एग्जिट ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं। अब इसके बाद जैसे ही गया तो वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनको हम सब स्टैंडर्ड एसेट भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग में। तो 90 डेज से अगर वो 1 ईयर के अंदर रहता है तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। और अगर वो 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में रहेगा तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट 1। 2 ईयर से 3 ईयर के बीच में रहेगा तो बोलेंगे डाउटफुल एसेट 2। और अगर वो मोर देन 3 ईयर एनपीए रहता है तो उसको डाउटफुल एसेट 3 रखेंगे। डाउटफुल एसेट 2 के केस में क्या होता है कि जो सरफेसिया है और डीआरटी है, उस प्रोसीजर को जो है बैंक वो कर सकते हैं। डाउटफुल 3 के केस में हाई प्रोविजनिंग करनी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100%। और लॉस एसेट तो 100% होता ही है, क्योंकि इस केस में ये माना जाता है कि रिकवरी अब नहीं हो सकती है इसकी, ठीक है। तो उस केस में बैंक उस लोन को राइट ऑफ कर देता है अपनी बैलेंस शीट से। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एनपीए का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो जैसे चीजें आई कि टेक्नोलॉजी जैसे यूज करते हैं बैंक्स, उनमें क्या होता है कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू वो सारे जो भी अकाउंट रिलेटेड होते हैं इंडस्ट्री से, उनको ट्रैक करते रहते हैं कि कैसे उनकी चीजें चल रही हैं, कैसे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, और उससे रिलेटेड उनको सिग्नल्स आते हैं जिनको अलर्ट्स बोलते हैं। तो इसमें इनिशिएट करेक्टिव एक्शन प्लान फॉर रिवाइवल। तो जैसे ही वो सिग्नल आते हैं, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो फिर वो सिग्नल के थ्रू फर्दर एक्शन होता है और करेक्टिव एक्शन प्लान की स्ट्रेटजी को भी अपनाया जाता है। फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन किया जाए साइट्स का, है ना, और जो भी आरबीआई की इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन की नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाए। अब बात करते हैं रिकवरी ऑप्शन की। लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, सिक्योरिटाइजेशन क्या है और एग्जिट अल्टरनेटिव क्या है। मतलब अब आपने भाई सब लगा दिया, सारे मेथड लगा दिए उसको बचाने के लिए, बट फिर भी अकाउंट जो है वो आपका एनपीए कैटेगरी में आ गया, तो अब भाई पैसा तो रिकवर करना है क्योंकि पैसा तो पब्लिक का है।
तो अब रिकवरी के क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है, वो सारे पे डिस्कस करेंगे। तो रिकवरी ऑप्शन सबसे पहला हो गया आपके पास वन टाइम सेटलमेंट, कि भाई बैंक जो है वो एग्री करता है कि भाई जो भी टोटल ड्यूज है उससे कुछ कम ड्यूज एक सर्टेन वो डिसाइड करता है बैंक का मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग भाई ठीक है तुम्हारा मान लो 12 लाख का लोन है बोरोवर का, तो 8 लाख पे चलो लमसम अमाउंट पे सेटल कर देते हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे वन टाइम सेटलमेंट बैंक्स लाते रहते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो गया आपका, हाँ, नेगोशिएट सेटलमेंट इन्वॉल्विंग पार्शियल वेवर, ठीक है। फिर रिकॉल ऑफ एडवांस हो गया, ठीक है। रिकॉल ऑफ एडवांस का मतलब क्या हो गया कि बैंक जो है वो फुल रिपेमेंट मांगेगा, इस केस में पहले लीगल नोटिस भेजेगा, फिर फाइलिंग ऑफ सूट करेगा, ठीक है। फाइलिंग ऑफ सूट में क्या होगा, जितने बड़े लोन होते हैं उस केस में जो भी सिक्योर्ड एसेट अगर उसके पास रखे हुए हैं वो इनसफिशियंट है, तो फिर वो क्या करेगा, शूट फाइल करेगा और रिकवरी के लिए। तो अब थोड़ा सा एक टेबल है, इसमें सारे जो भी रिकवरी स्टेप्स हैं उनको दिया गया। जैसे सरफेसिया एक्ट 2002 जो है उसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो जो भी सिक्योर्ड लोन हैं जो कि 1 लाख से ऊपर के हैं एनपीए, उनके लिए सरफेसिया एक्ट लागू होता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको अपना सकते हैं रिकवरी के लिए। और सबसे पहले इसके केस में सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 जो है उसके अंतर्गत 60 डेज का नोटिस देना है, ठीक है। देन फिर पोजीशन के लिए प्रोसीड करना है, जो कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 पे मेंशन है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि 60 डेज नोटिस के बाद ही ये प्रक्रिया करनी है। और प्रॉपर्टी के ऑक्शन की बात आए तो सबसे पहले 60 डेज का नोटिस दिया बोरोवर को, उसके बाद एक पोजीशन 60 डेज के लिए बोला उसको, उसके बाद एक प्रॉपर्टी ऑक्शन का नोटिस देना होता है 30 से 45 दिन के भीतर। अब डीआरटी की बात करें तो जितना भी 20 लाख के नीचे है वो तो जाता है लोक अदालत को, ठीक है। और 20 लाख से ऊपर क्या आता है वो डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी डीआरटी है उसका ये एम होता है कि 180 डेज के अंदर वो उस चीज को रिजॉल्व करे, ठीक है। और बोरोवर को क्या बोला जाता है कि भाई आपको जो भी नोटिस दिया गया है उसका रिप्लाई आपको 30 डेज के अंदर देना है। अब बात करते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत में 20 लाख के अंदर उस चीज को किया जाता है। इसमें बैंक और बोरोवर दोनों ज्वाइंटली रहते हैं इस चीज को सेटल करने में। और जो भी डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लोक अदालत होती हैं उनको बैंक और बोरोवर दोनों को अटेंड करना होता है। एक डेट्स दी जाती है, जैसा कि जो लोग भी बैंक्स में हैं उनको पता होगा कि मोस्टली सैटरडे को लोक अदालत होती है। वहां पे बैंक मैनेजर्स को जाना होता है, कहीं कहीं पे इवन डीवायरच या रीजनल हेड्स को भी जाना होता है। तो जो भी रीजनल मैनेजर्स हैं, आरएम्स हैं, है ना, डीवाईआरएम्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, और उधर से जो भी रिस्पेक्टिव लोन का बोरोवर होगा उसको भी जाना होता है। सेम डे रेजोल्यूशन होता है, अगर एग्री किया तो रेजोल्यूशन हो गया, अगर एग्री नहीं किया तो भाई फर्दर आगे फिर नेक्स्ट डेट दिया जाएगा। अब बात आती है आईबीसी की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस केस में क्या होता है, जो भी लोन डिफॉल्ट 1 सीआर से ऊपर का होता है उसमें ये जो कोड है वो लागू होता है, ठीक है। इस केस में जाते हैं एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और 40 डेज के अंदर वो या तो उसको एक्सेप्ट करे उस एप्लीकेशन को या फिर रिजेक्ट करे, ठीक है। इसके बाद जो भी सीआईआरपी की प्रोसेस होगी उसको 180 डेज के भीतर क्लियर करना होता है। और प्रायर इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको 270 डेज तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था रिकवरी जो भी एस्पेक्ट्स है उनके बारे में। अब मूव करते हैं आगे। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स ये सीरीज होने वाली है खत्म, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें एंड यू पीपल क्लियर दिस एमएसएमई सर्टिफिकेशन। और एक चीज ध्यान रखो, एमएसएमई सर्टिफिकेशन एग्जाम इज नॉट अ टफ एग्जाम, बहुत इजी एग्जाम है यार। बस एक बार थॉरोली देखना है, जो भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको देख लो। और जो लोग जेआईबी सीआईबी दिए हैं ना वो तो भाई साहब तो कुछ टेंशन ही नहीं लेना आपको। एक बार प्लेलिस्ट देख लो, एमसीक्यूज देख लो और एग्जाम में बैठ जाओ, कोई फेल कर ही नहीं सकता आपको, ठीक है। रिमोट प्रॉक्टर एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 60 मार्क्स लाने, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और इजी है यार, यू कैन डू इट, ठीक है, बस यू कैन डू इट। तो माइंड में प्रेशर नहीं लेना। सिक्योरिटाइजेशन की बात करें तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि जो भी स्ट्रेस लोन होते हैं कई सारे, ठीक है, उनको एक तरह से बंडल ऑफ स्ट्रेस लोन जो होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। ताकि चूंकि क्या होता है कि भाई जितना भी बैंक लोन को अपने पास रखेगा स्ट्रेस लोन को, उतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बैंक को। तो एक तो पैसा उधर फंसा ही है, इधर भी पैसा फंसाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी जो एडवांस देने की कैपेसिटी होगी वो तो कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या करता है बैंक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो जो स्ट्रेस लोन है उनको एक सर्टेन वैल्यू में
सेल कर देता है। जैसे कि भाई 100 करोड़ का कोई लोन है तो भाई ठीक है 40 करोड़ में ये उसको सेल कर दिया, बाकी उसकी हेडेक है उस कंपनी की, वो कैसे उसको रिकवर करती है। जैसे 100 करोड़ का एमएसएमई एनपी उसको सोल्ड कर दिया है एआरसी को 40% वैल्यू यानी कि 40 करोड़ में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैंक्स की जो बैलेंस शीट होती है वो एकदम क्लीन अप हो जाती है और वो उनको प्रोविजनिंग भी कम से कम करनी होती है, करनी पड़ती है। अब बात करते हैं एग्जिट ऑप्शन के बारे में। तो एग्जिट ऑप्शन कई तरह के होते हैं, जैसे वॉलंटरी एग्जिट। इसमें क्या होता है, बारोवर डिसाइड करता है कि भाई हम ये बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं, हमें सारे एसेट सेल करने हैं और अपनी जो भी ड्यूज है क्लियर करनी है। सेकंड क्या होता है, सेल ऑफ बिजनेस और एसेट। इसके में क्या होता है, बैंक हेल्प करता है एमएसएमई को उसकी प्लांट और प्रॉपर्टी जो है वो सेल करके लोन को रिकवर करने में, ठीक है। अब इसके बाद आता है जैसे एक वेयर हाउस को सेल कर दिया 8 लाख पे करने के लिए। अब नेक्स्ट है डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन, मतलब उस केस में क्या करता है, बैंक जो होता है वो जो भी कंपनी का डेब्ट होता है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देता है और वो शेयर्स तो बैंक होल्ड कर लेता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब ये टॉपिक एमएसएमई यूनिट 7 हो गया आपका कंप्लीट। अब कुछ एमसीक्यूज उनको देख लेते हैं। पहला है सरफेसिया एक्ट, हाउ लॉन्ग मस्ट अ बैंक वेट फॉर इशूइंग डिमांड नोटिस बिफोर इट कैन सीज द बोरोवर सिक्योर्ड एसेट्स। तो फ्रेंड्स 60 डेज तक वेट करना है, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। ये सरफेसिया जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 है उसमें मेंशन है, और पोजीशन के लिए सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 में मेंशन है आफ्टर 60 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट एन अकाउंट दैट इज एनपीए फॉर मोर देन 2 ईयर बट नॉट मोर देन 3 ईयर। तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल एसेट 2। इसकी कैटेगरी हमने पीछे दी हुई है, वो थॉरोली देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकवरी मैकेनिज्म इज नॉट एप्लीकेबल टू अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन के केस में सरफेसी एक्ट नहीं लगता है, तो ए इज द राइट आंसर। ये आपका ना तो अनसिक्योर्ड लोन में लगता है और एग्रीकल्चर लैंड में भी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एमएसएमई इज ओवर ड्यू फॉर 75 डेज एंड नो ईएमआई इज पेड, व्हाट इज द करेक्ट एसएमई क्लासिफिकेशन। तो 75 डेज की बात हो गई तो क्या हो गया, वो 60 से 90 डेज में कौन सा आता है, एसएमई 2। तो एसएमई 2 हो गया प्रिपेयर रिस्ट्रक्चर और एग्जिट प्लान, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। Under IBC, after NCLT admits the kid, what is the maximum allowed period for completing the CIRP? तो देखो नॉर्मली 180 डेज होता है बट उसको बढ़ा के 270 डेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, 270 डेज कॉम्प्लेक्स केसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर विजिटिंग द फाइनेंशियल स्कॉलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो होगा एमएसएमई यूनिट 8, उसके बाद हमारा सीरीज हो जाएगा खत्म। इसके एमसीक्यूज का एक सेपरेट लेक्चर बना है जिसमें मैंने 20 से 25 एमसीक्यूज कवर किए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।